Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture number 7. प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को देखा था विद ट्रांसमिशन लॉसेस के ट्रांसमिशन लॉसेस की इंक्लूड होने से आपके पास जो है क्या डिफ़िकल्टीज आ रही थी, आपके पास कंपटीशन ज़्यादा हो रही थी, तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया और उस अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिथम आपने इनिशियल क्या करना है, अपनी P1, P2, P3 जितनी भी आपके पास यूनिट्स हो आपने क्या करना है, उसकी वैल्यूज को एज्यूम करना है या गैस करना है और विद द हेल्प ऑफ दैट गैस वैल्यूज आपने अपनी मैंने ट्रांसमिशन लॉसेस जो आपके पास इक्वेशन में आ रही थी और पी लॉस जो आ रहा था उसको हमने कंप्यूट किया था. सो वंस वी गेट इंक्रीमेंटल लॉसेस एंड पी लॉस, तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो सिंपल इक्वेशंस जो है आप इक्वेशन सिंपल हो गई थी, नॉन लीनियर से वो लीनियर में कन्वर्ट हो गई थी, तो फिर उसको सॉल्व करना जो है वो ईजी था. बट उसमें ये है कि आपने चेक करना है कि जब लीनियर इक्वेशंस होगी और उसके बाद आपके पास जो न्यू आपके पास वैल्यूज आ रही थी P1, P2, P3, आपने अपनी उन वैल्यूज को गैस वैल्यूज के साथ कंपेयर करना था. अगर एरर आपके पास ज़्यादा आ रहा हो तो फिर आपने दोबारा जो है अपने वैल्यूज को अपडेट करना है अनटिल यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. सो उसमें हमने उस तरीके से किया था. सो अगर आप थोड़ा सा देखें, जितना भी आपने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को सो फार देखा है उसमें जो इशू आ रहा है वो आपके पास लैम्डा का आ रहा है कि अगर लैम्डा आपको पता चल जाए तो फिर आप बहुत आराम से अपने अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज नंबर ऑफ यूनिट्स कम है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने सिर्फ 3 यूनिट्स लिए हैं, तो फिर तो इशू नहीं है क्योंकि एक लैम्डा की वैल्यू एक लैम्डा आ जाएगा और 3 आपके पास अननोन्स है, तो 4 आपके पास इक्वेशंस बन रही है. 4 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जो है कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. हमने पीछे भी देखा है, सॉल्व किए इक्वेशंस हमने, आप कर सकते हो. लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है कि यूनिट्स आपके पास 3 यूनिट्स सिस्टम में नहीं लगे होते, यू हैव लॉट ऑफ यूनिट्स जो कि सिस्टम में लगे होते हैं. तो अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा होंगे तो इससे आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस भी अननोन्स भी ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी फिर रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होंगी. सो उसको सॉल्व करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 अननोन्स है तो 5 इक्वेशंस बन जाएंगी. अगर मेरे पास जो है 10 अननोन्स है तो फिर मेरे पास 10 इक्वेशंस होंगी. सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, कि आप इतनी ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व कर लें. सो उसके रिस्पेक्टिवली अगर आप जो है लैम्डा को आइटरेट कर लें तो आप फिर इजीली, जब आपको एक दफ़ा लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए तो आप इजीली जितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास हो, अप टू n नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपके पास हो, तो आप वो सारे अननोन्स फाइंड कर सकते हो, अपना ऑप्टिमल पॉइंट बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं. इससे आपके पास यहाँ पे मेथड है विच इज़ नोन एज लैम्डा इटरेटिव मेथड. लैम्डा इटरेटिव मेथड जो है ये इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ही ईजिएस्ट मेथड है, वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक डिस्पैच. ये मेथड काम कैसे करता है, ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे अगेन लैम्डा इटरेटिव मेथड के को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन हमने थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे अगेन लॉसेस को निगलेक्ट किया है. दैट वी डोंट हैव एनी लॉसेस इन अ सिस्टम, वी हैव आइडियल केस कि जितनी हम पावर को जनरेट करें, जो जितनी भी ग्रॉस पावर आपके पास जनरेट हो रही है वो सारी की सारी जो है कंज्यूमर हैंड को मिल रही है या आपके लोड को वो सेटिस्फाई कर रहा है. सो लैम्डा इटरेटिव मेथड में आप क्या करते हैं कि लैम्डा को आप एज्यूम करते हो. सेट लैम्डा मीन्स कि आप कोई भी लैम्डा की वैल्यू को गेस कर ले और उस गेस वैल्यू की हेल्प से आप क्या करेंगे, आप अपने पी आई जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स लगे हुए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 यूनिट्स है तो आई कुछ 1 2 3 हो जाएगा. मेरे पास 5 यूनिट्स है तो आई हो जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो जो भी गैस आपने वैल्यू की है लैम्डा की इसकी हेल्प से आपने अपना P1, P2, P3 आपने कैलकुलेट करने हैं. ये कैलकुलेट करने के बाद आपने देखना होगा कि क्या ये जो वैल्यूज अब आपके पास आ रही है क्या ये आपके लोड को मीट कर रही है या नहीं कर रही. सो आप क्या करेंगे
कि आपने जितनी भी पीआई कैलकुलेट किया उन सबका आपने समीशन ले लेना है, और यू विल कंपेयर दैट विद योर लोड। एरर आप देखेंगे क्या कितना एरर आपके पास आ रहा है, क्या लोड आपका ज़्यादा, क्या वैल्यूज जो जनरेटेड पावर आ रही है क्या वो ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होगा, अपने लैम्डा को सेट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आगे जो है फर्स्ट आइट्रेशन है क्वेश्चन मार्क। अगर यस होता है तो आपने दोबारा लैम्डा की वैल्यू को सेट करना है, इफ नो तो फिर आप दोबारा टॉलरेंस को चेक करेंगे। टॉलरेंस जो है यहाँ पे ये जो यस और नो फर्स्ट आइट्रेशन क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा है, यस का मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन मार्क मीन्स के बहुत आउट ऑफ द वे आपकी वैल्यूज चली जाती है जनरेटेड पावर की, तो दोबारा फिर आप जो है सेट कर लेते हैं अपने लैम्डा को, दोबारा कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जाती वैल्यूज, तो फिर आप क्या करेंगे, टॉलरेंस को आप अगेन चेक करेंगे, जो भी वट एवर टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, नॉर्मली हम जो है यहाँ पे 1 मेगावाट से बिलो लेंगे, 0.1 मेगावाट ले सकते हैं पर यूनिट पे। अगर हम देखेंगे तो 0.001 आपके पास नॉर्मली होता है। तो अगर ये टॉलरेंस को मीट नहीं करता, इफ यस अगर मीट करता है तो फिर आपने शेड्यूल को प्रिंट कर लेना है, वो आपकी डिजायर्ड वैल्यूज होगी। अगर वो विद इन टॉलरेंस नहीं है, वो टॉलरेंस को मीट नहीं कर रहा है, इफ इट इज नो, तो फिर आप दोबारा लैम्डा की वैल्यू को प्रोजेक्ट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोजेक्टेड वैल्यू आप दोबारा जो है यहाँ से दोबारा कैलकुलेट करेंगे पी आई, एंड अगेन आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कीप इन माइंड, ये जो लैम्डा की वैल्यू आप गेस करते हो, ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस से आता है कि आप क्या ले, आप विद इस रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम के लिहाज से आपने अपनी वैल्यू को क्या लेनी है, क्या जूम करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता तो आप कोई भी वैल्यू गेस करें। ठीक है, नॉर्मली आप जो है यहाँ पे जो वैल्यूज गेस की जाती है वो 7 to 9 की रेंज में आप उसको गेस करते हैं, क्योंकि वो 7 to 9 की रेंज में जब आप वैल्यू को गेस करेंगे तो इन प्रॉब्लम से रिलेटेड, इस बुक में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड, अगर आप 7 to 9 के दरमियान में कोई भी वैल्यू लैम्डा की सेलेक्ट करेंगे तो आप नियर बाय होंगे, आपकी गेस वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू के साथ नियर बाय होगी। सो फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी वैल्यू उठाए, फर्स्ट आइट्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा फार अवे है तो फिर आप दोबारा उसको सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आप लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है, वो आगे मैं आपको इसको ग्राफिकली थोड़ा सा हम देखेंगे, तो तब आपको वहाँ पे मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि अब आपने वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। सो ये आपके पास जो है फ्लो चार्ट है फॉर लैम्डा इटरेटिव मेथड। यहाँ पे आप उसी लैम्डा इटरेटिव मेथड को थोड़ा सा ग्राफिकली इसको बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी आप इकोनॉमिक स्पेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपका सोल्यूशन जो है अगर वो विद इन लिमिट्स है, पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास विद इन अपर और लोअर लिमिट आए, लिमिट्स के ऊपर ना आए। तो फिर आपके पास हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट आपके पास इक्वल्स टू लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट लिए गए हैं, सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आप उसका इंक्रीमेंटल तो वो लीनियर बन जाते हैं आपके पास। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो ये df1 by dp1 हो जाएगा रुपीज पर मेगावाट आवर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। df2 by dpt जो है ये भी इक्वल्स टू लैम्डा, एंड df3 by dp3 जो है वो भी इक्वल्स टू लैम्डा की इक्वल ही है तीनों। सो ये इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स यहाँ पे शो की गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है वो सेट करती हूँ, ये गेस करती हूँ। सो ये वो पॉइंट है कि मैंने तीनों के लिए एक ही वैल्यू गेस की है। ठीक है, उसके लिए एक ही लैम्डा होगा। सो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि आपने जो गेस की है या सेट की है लैम्डा की वैल्यू, अब वो किस किस पॉइंट को इंटरेक्ट करता है, दैट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये पॉइंट आपका P1 मिल जाएगी आपको पावर ऑप्टिमम, या आपको जो है P2 मिल रही है या आपको P3 मिल रही है। ठीक है, एक लैम्डा की वैल्यू की गैस करने से आराम से आपको अपने जितने भी अननोन्स है आपके पास P1 P2 P3 वो आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको मिल रहे हैं। सो आप क्या करेंगे, आप उनको ऐड करेंगे, सम करेंगे। सो दैट विल बी एक्चुअली योर रिसीव पावर।
पी आर रिसीव पावर है, P1 प्लस P2 प्लस P3। सो ये जो रिसीव पावर हुई है, आपने इसको जो है अपने लोड के साथ कंपेयर करना है। अगर ये लोड से कम आ रही है, रिसीव पावर कम आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने आगे जो लैम्डा की वैल्यू को प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मेरे पास रिसीव पावर कम आती है लोड से, तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करती हूँ तो मेरे पास पावर इंक्रीज हो रही है, जनरेटेड पावर इंक्रीज हो रही है या रिसीव पावर इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है रिसीव पावर ज्यादा आ रही है लोड से, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको लैम्डा की वैल्यू को कम करना होगा, क्योंकि कम करने से यहाँ से आप देख सकते हैं जब मैं इसको कम करूंगी तो मेरे पास पावर जो है वो कम होगी, यहाँ से P2 भी कम होगा, यहाँ से P3 भी कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल आपके पास रिसीव पावर कम हो जाएगी। अब किस रेशियो से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिस ये की जाती है कि आपने जो भी गैस वैल्यू लैम्डा की होती है, लेट्स सपोज मैंने लैम्डा की वैल्यू को जो गैस किया है, फॉर एग्जांपल इफ दैट इज 8 रुपीज पर मेगावाट आवर, तो मैं 10% के डिफरेंस से जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है। सो मूवमेंट, लैम्डा की मूवमेंट बताएगा कि आपने अब अपने वैल्यू को क्या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। सो इस तरीके से आपने लैम्डा को आइटरेट करके अपने डिजायर्ड ऑप्टिमल फाइंड करने हैं। विल डू एन एग्जांपल, जितना मैंने अभी आपको बताया है ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम 3 यूनिट्स लेते हैं, सेम यूनिट्स का डेटा लेंगे जो कि हमने एग्जांपल 3a में इसको देखा था। मेरे पास 3 यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट्स की यहाँ पे जो पर यूनिट फ्यूल कॉस्ट है वो डिफरेंट है प्रीवियस एग्जांपल से, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो डेटा हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, 3a वाला डेटा यूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरे पास तीनों यूनिट्स का यूनिट 1 2, यहाँ पे ये जो है दिस इज 3, ये यूनिट 1 नहीं है, ये 3 है, इसको करेक्ट कर ले। सो पर यूनिट फ्यूल कॉस्ट आपके पास यूनिट 1 की आ रही है 0.8 रुपीज़ पर MBTU, यूनिट 2 की फ्यूल कॉस्ट आपके पास आ रही है 1.02 रुपीज़ पर MBTU, और यूनिट 1 की फ्यूल कॉस्ट आ रही है 0.9 रुपीज़ पर MBTU। सो जो हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स हर यूनिट की प्रोवाइडेड है, H1 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। यहाँ पे P1 की जो लिमिट है वो 45 to 350 है, इसकी लो लिमिट 45 है, अपर लिमिट आपके पास 350 है। H2 आपके हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर यूनिट 2 विच इज गिवन बाय दिस अगेन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसकी भी आपके पास अपर लिमिट और लो लिमिट जो है वो 45 है और अपर लिमिट इसकी 350 है। For unit 3, heat rate characteristics is 400 plus 7.5 P3 plus 0.0025 P3 square, और इसकी जो आपके पास लिमिट्स प्रोवाइडेड है, लोअर लिमिट 47.5 और अपर लिमिट 450 प्रोवाइडेड है। सो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। लेट्स सपोज जो डिमांड पावर है आपके पास PT दैट इज 450 मेगावाट। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूल कॉस्ट जो है, टोटल फ्यूल कॉस्ट जो आपके पास आ रही है उसको आप कैलकुलेट करेंगे, F1P1 विच विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ H1P1 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट फ्यूल कॉस्ट। आपके पास H1 की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई 0.8 करेंगे, तो ये डिजायर्ड आपके पास इक्वेशन आएगी 180 प्लस 6.72 P1 प्लस 0.002 P1 स्क्वायर। सेम आपके पास फ्यूल कॉस्ट F2 आप कैलकुलेट करेंगे, H2 मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव per unit fuel cost, we'll get this equation, and for F3P3 we'll have H3 multiplied by its respective per unit fuel cost, we'll get this equation। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, फ्यूल कॉस्ट को आपने कैलकुलेट किया है। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि लैम्डा की, क्योंकि लैम्डा मतलब से इसको मैंने सॉल्व करना है, तो आप लैम्डा की वैल्यू को एज्यूम करेंगे और फिर आप अपने P1 P2 एंड P3 को सेट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करूंगी, dF1 over dP1 equals to lambda, I will get this equation। same dF2 by dP2 equals to lambda, I will get this equation। dF3 by dP3 equals to lambda, I will get this equation। so in first iteration अब आपने क्या करना होगा, आपने लैम्डा की वैल्यू को गेस करनी है।
यहाँ पे मैं जो लैम्डा की वैल्यू को गैस दे रही हूँ, आई एम टेकिंग दैट इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 8 रुपीज पर मेगावाट आवर। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको 8 ले, आप 7.9 ले ले, 7.8 ले ले, 8.1 ले ले, 8.2 ले ले, 9 ले ले, वट एवर यू वॉन्ट, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं बुक की एग्जाम्पल को फॉलो कर रही हूँ, उन्होंने भी लैम्डा की वैल्यू को 8 लिया, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे इसको 8 ही लिया। सो यहाँ से जब मैं P1 फाइंड करती हूँ, P1 मेरे पास आएगा लैम्डा माइनस 6.72 डिवाइडेड बाय 1004। सो एक लैम्डा की वैल्यू जो हमने गेस की है उससे इजीली मैं P1, P2, P3 की वैल्यूज मैंने यहाँ से फाइंड कर ली है। सिर्फ ये देखना होगा ये जो वैल्यूज आ रही है कि विद लिमिट्स आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इसको अपर और लोअर लिमिट के दरमियान में होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर हमने एग्जांपल 3B को देखा था जिसमें हमने फिर अगर नहीं आती, अगर एक जो है आपकी अपर लिमिट से क्रॉस करती है तो फिर आप उसको अपर लिमिट पे सेट करते हैं, अगर कोई भी वैल्यू आपके पास लोअर लिमिट को क्रॉस करती है तो फिर आप उसको लोअर लिमिट पे सेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे चूंकि अभी इस सिचुएशन में ये तीनों मेरे पास जो है विद इन लिमिट्स आ रही है, तो इसलिए मैं पहले इनको ऐड करूंगी। सो टोटल रिसीव पावर PR जो होगा, इनको ऐड करने से मेरे पास बन रहा है 693.02 मेगावाट। लोड मेरा है 450 मेगावाट। यहाँ से हम एरर कैलकुलेट करेंगे विच विल बी P लोड माइनस PR। सो P लोड जो आपका है, ये डिमांड पावर जो आपकी है वो 450 है, और रिसीव जो हमारे पास हुई है विद दिस रिस्पेक्टिव लैम्डा इक्वल्स टू 8, वो मेरे पास बन रही है 693.06। सो आई गेट माइनस 243.06 मेगावाट। मेरे पास रिसीव पावर जो है वो ज्यादा आई है एज कम्पेयर टू माई लोड। कितना डिफरेंस आ रहा है? 243.06 मेगा माइनस शो कर रहा है कि एक्स्ट्रा हमने इसको जनरेट कर रहे हैं। सो करना क्या होगा अब कि अब मैंने इसको कम करना है, तो मैं क्या करूंगी, अब ये काम कैसे होगा, जब मैं इस लैम्डा की वैल्यू को कम करूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली रिसीव पावर जो है कम हो जाएगी। सो आपने अब कितना कम करना है, ठीक है, आप 10% से कर सकते हो। 10% 8 का आप 10% ले ले, ठीक है, वो प्लस कर दे। अगर जैसे मैंने अभी कम करना है तो मैं 8 का 10% लेके उसमें से माइनस कर लूंगी, अगर ज्यादा करना है तो उसको मैं ऐड कर दूंगी। सो इसका मतलब ये होगा जो प्रीवियस रिजल्ट थे वो मैं लोड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसी विल मूव टुवर्ड सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में आप रिक्वायर्ड ये है कि आपने लैम्डा की वैल्यू को कम करनी है। हमने स्टार्ट फर्स्ट आइट्रेशन में उसको 8 अज्यूम किया था, तो यहाँ पे मैं इसको कम जो है 7.5 कर लेती हूँ, 7.5 रुपीज पर मेगावाट आवर। जब मैं इसको कम करके दोबारा सेट कर रहे, इसको ये दोबारा प्रोजेक्ट इसको हम कर रहे, तो दोबारा मैं P1, P2, P3 की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगी। लेकिन आई टू सी के क्या वो लिमिट्स में आ रही है वैल्यूज या नहीं आ रही, ठीक है। और दोबारा मैं एरर कैलकुलेट करूंगी। P लोड में से जो रिसीव पावर मेरे पास आ रही है, इन तीनों को ऐड करने से जो आ रहा है वो बन रहा है 426.62। सो इस टाइम अब एरर जो मेरे पास आ रहा है वो पॉजिटिव 23.32 मेगावाट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी मैं जो रिसीव पावर हम कर रहे हैं वो लोड से कम कर रहे हैं। लोड हमारा 450 है, अभी भी मेरे पास 23.32 मेगावाट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेस देन 1 मेगावाट हो तो ठीक है, आप वहाँ पे अपनी आइट्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपने आइट्रेशन को कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ पे 23.32 मेगावाट जो है बिग डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड आइट्रेशन से एटलीस्ट हमें ये पता चल रहा है कि अब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू जो है 7.5 है, इससे रिसीव पावर कम हो रही है, अब मैंने इसमें इससे ग्रेटर वैल्यू लेनी है। तो एटलीस्ट सेकंड आइट्रेशन में हमें ये पता चल रहा है कि आपके पास लैम्डा की रेंज क्या बन रही है, ये आपके पास बन रहा है 7.5 से 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सर्चिंग विंडो आपकी नैरो डाउन हो गई है कि 7.5 से 8 के दरमियान में आपकी कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब नियर टू 8 नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम नियर टू 8 मूव करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि और 7.5 पे आपके पास डिफरेंस कम है 23 मेगावाट। इसका मतलब ये हुआ जो आगे आपने वैल्यू को
सेट करनी है तो क्लोजर टू 7.5 होना चाहिए। तो थर्ड आइटरेशन में क्या करते हैं हम कि हम वैल्यू को लैम्डा की वैल्यू को हम 7.6 रुपीज़ पर मेगावाट आवर ले गए और इस लैम्डा की हेल्प से दोबारा P1 P2 दिस इज अगेन P3, ठीक है, इसको P3 करें। सो P3 आपके पास ये तीनों आपके पास बन रहा है। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास अराउंड जो है 479.95 बन रहा है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट 480 मेगावाट कर सकती हूँ। अगेन एरर कैलकुलेट करती हूँ जो 30 मेगावाट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने थोड़ी सी स्लाइटली अपनी लैम्डा की वैल्यू को मूव किया है, लेकिन मेरे पास ज्यादा पावर जो है वो ज्यादा रिसीव हो रही है, 480 हो रही है। सो नेक्स्ट इक्वेशन में आपने क्या करना होगा, अपनी लैम्डा की वैल्यू को कम करनी है, लेकिन कितनी कम करनी है, आप और भी आपका जो है लैम्डा का सर्च एरिया जो है वो और भी नैरो डाउन हो गया है कि आपने 7.5 और 7.6 के दरमियान कोई वैल्यू लेनी है। सो फोर्थ आइटरेशन में क्या करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 7.544, क्योंकि 7.6 के साथ आपकी रिसीव पावर ग्रेटर आ रही थी, तो इसलिए मैं लैम्डा की वैल्यू को क्या करूंगी, कम करूंगी, ठीक है। सो आई विल टेक 7.544 रुपीज पर मेगावाट आवर। सो by doing this, now I will get my receive power 450.1 megawatt। एरर कैलकुलेट करूँ तो ये 0.1 मेगावाट का एरर आपके पास आ रहा है। सो दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है अपने डिमांड को मीट कर लिया। सो इन दिस वे आप अपने लैम्डा की वैल्यू को आइट्रेट करेंगे। आप जितने भी आपके पास इकोनॉमिक डिस्पैच के प्रॉब्लम है उन सब में लैम्डा जो है दिस इज द इजीएस्ट मेथड। बहुत आराम से जो है इसकी हेल्प से आप अपने ऑप्टिमल पॉइंट्स, मिनिमम ऑप्टिमम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने सिंपल क्या किया था इस एल्गोरिथम में कि लैम्डा की वैल्यू को आपने आइट्रेट की थी। नेक्स्ट आपके पास है क्रिएटिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैच। लैम्डा आइटरेटिव मेथड में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज ये है उसका कि वो सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत इजीली आप उसकी हेल्प से अपने ऑप्टिमल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। और वो लिमिटेशन ये है that lambda iterative method can only be used for economic dispatch problem when your fuel cost function is a quantitative function or your incremental cost function is a piecewise linear function, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी जिसमें एक्सपोनेंट्स आएंगे या उन पॉलिनोमियल का ऑर्डर इंक्रीज करेगा, तो फिर या लॉग आपके पास आ जाए या नेचुरल लॉग आ जाए, ठीक है, तो फिर आप लैम्डा आइटरेटिव मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि लैम्डा आइटरेटिव मेथड विल बी ओनली यूजफुल व्हेन योर कॉस्ट फंक्शन इज क्वाड्रेटिक इन नेचर, और you can say that your incremental cost function is a piecewise linear function. Only then you will use your lambda iterative method. अगर आपका कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, उसमें एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, उसमें कोई लॉग की टर्म्स आ रही है, उसमें कोई आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, सो देन लैम्डा इटरेटिव मेथड इज नॉट विल नॉट यूज। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका इजी वे जो है सॉल्व करने का वो ये है कि आप ग्रीडी मेथड को यूज करेंगे फॉर इकोनॉमिक डिस्पैच। सो यू कैन से दिस इज द मोर बेसिक मेथड, ये ज्यादा बेसिक मेथड है और ज्यादातर जो है लिटरेचर में ये देखा गया है कि इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ग्रेडियंट सर्च व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने कोई भी फाइंड करना है, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू x आपने फाइंड करनी है। x आपका वेक्टर हो सकता है, इट कैन हैव लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन इट। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू
independent variables, so it will be a function, it will be a vector of x1 and x2, and if more than that then it will be x1 x2 x3 and so on. यहाँ पे x हमारे पास p है, तो हम अपने कोर्स से रिलेटेड देखेंगे तो ये आपके पास जो है p आता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम उसको थोड़ा सा जनरल मैथमेटिकली देख रहे हैं, तो इसलिए मैं x वेरिएबल यूज कर रही हूँ. So objective is to find x that minimizes f of x. So what we will do, we will begin with some initial guess and then we will update our guess in stages according to an equation of form. ये आपके पास वो बेसिक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने ग्रेडियंट मेथड को यूज करेंगे. ये भी अगेन अल्टरनेटिव मेथड है. यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपने क्या गेस किया है, अपने अननोन्स को गेस किया है. लाइक आपके पास P1 P2 P3 है, आप उसको गेस करेंगे और फिर चेक करेंगे जो आपके पास अपडेटेड वैल्यूज आएंगी उसके साथ आप चेक करेंगे. अगर n ज्यादा होगा तो आप दोबारा उसको अल्टरेट करेंगे. ये मेथड काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट डायरेक्शन, डाउनहिल डायरेक्शन पे ही काम कर रहा है. आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइडेड है, ये मेथड ये करेगा कि हर पॉइंट पे कोई भी आप इसकी रिस्पॉन्स लेंगे, हर पॉइंट पे आगे मूव करेगा, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिसेंट डायरेक्शन में, और नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा. अगर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्रीवियस से स्मॉल आएगी तो ये आगे मूव करेगा जब तक कि आपके पास नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू जो है वो सेम ना हो जाए. ठीक है, वहां तक ये इसको करेगा. इसके भी ड्रॉबैक्स है. ड्रॉबैक्स का ये है कि ये आप जो है इसको अगर आपके पास कोई कन्वेक्स इक्वेशन है तो उसके लिए बड़े आराम से आपको जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा की तरफ ले जाता है. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह की है कि उसमें मोर देन वन ऑप्टिमल पॉइंट और आपके पास मोर देन वन आपके पास मिनिमम पॉइंट्स आ रहे हैं, तो फिर ये अगर लोकल मिनिमम में स्टक हो जाए तो ग्लोबल मिनिमम की तरफ आपको नहीं लेके जाता. ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है. लेकिन इस कोर्स के लिहाज से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है कन्वेक्स इक्वेशन को हम लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसको कन्वेक्स में कन्वर्ट करेंगे. सो क्रिएटिव मेथड आपको सिंगल आइट्रेशन ही में आपको डिजायर्ड, सिंगल आइट्रेशन में तो नहीं, लेकिन क्विकली आपको अपने डिजायर्ड वैल्यूज की तरफ ले जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अपडेटेड इक्वेशन एक्स के प्लस 1 जो है वो इक्वल है एक्स ऑफ के माइनस अल्फा के पी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको शो कर स्टीपर डिसेंट डायरेक्शन, और अल्फा के आपका लर्निंग रेट है. विद हेल्प ऑफ दिस आगे हम एग्जांपल करेंगे, वहाँ पे मैं फिर आपको बताऊंगी अल्फा को आपने किस तरह से उसको सेट करना है. ये आप यूँ कह लें कि ये आपके पास एक स्केलिंग वेरिएबल है जिससे आप अपनी कन्वर्जेंस को फास्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अगर टाइम ले रहा है या बहुत ज़्यादा वो आइट्रेशन आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप इस अल्फा की हेल्प से अपने कन्वर्जेंस को फास्ट अप कर सकते हो. ठीक है, नॉर्मली इसकी वैल्यू जो है वो 0 to 1 के दरमियान आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम के लिए ये ज़्यादा वर्कआउट करता है कि जहाँ पे आपकी ज़्यादा टाइम ले रहे, कंप्यूटेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस अल्फा की हेल्प से आप अपनी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे चूँकि आप थ्योरेटिकली कर रहे हैं, ऑन बुक आपने करना है, पेपर के ऊपर आपने करना है, तो नॉर्मली यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू को 1 लेंगे, ज्यूम करेंगे इट इज 1. सो दैट इज फॉर लेक्चर नंबर 7. थैंक यू सो मच.